कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सोयल एकेडमी में, जहां आप साइंस को रट कर नहीं समझ कर पढ़ते हो। आज हम लेकर के आ गए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 4 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओस्मोसिस। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को साइंस को अच्छे से समझना है तो आपको सारे लेक्चर सीरीज में पढ़ने होंगे। तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि इससे पहले के 3 लेक्चर आपने अच्छे से पढ़े हैं और साथ में जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला उसे आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफ्यूजन को पढ़ा था। डिफ्यूजन को पढ़ा था। तो डिफ्यूजन कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हम लोगों को 2 ही पढ़ने। एक तो आपका क्या है, सिंपल सिंपल डिफ्यूजन, और एक है आपका ओस्मोसिस। तो सिंपल डिफ्यूजन तो हम पढ़ चुके पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हमें चैप्टर नंबर 5 सेल में भी एक बार अच्छे से पढ़ना है, लेकिन डिटेल स्टडी हम इसकी कर लेंगे यहाँ पर और एक बार उसको वहां पर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? तो कहते हैं ओस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ओस्मोसिस is a special kind of diffusion in which solvent solvent क्या होगा बच्चों? यहाँ पे solvent water होगा। solvent Osmosis is a special kind of diffusion in which solvent flows from high solvent concentration high solvent concentration to low solvent concentration or from low solute concentration to high solute concentration through a selectively permeable membrane। तो बच्चों बहुत अच्छे से इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। सबसे पहले हमने इसे डिफाइन करा है, कह रहे ओस्मोसिस एक स्पेशल तरीके का डिफ्यूजन है। तो इतना तो समझ में आ गया कि डिफ्यूजन का ही एक काइंड है ये, जिसमें सॉल्वेंट आपका फ्लो करता है कहां से कहां, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट या फिर लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। ये बहुत जरूरी है समझना। और बीच में एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये डेफिनेशन है। जरा ध्यान से डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे। मान लो एक बीकर है आपके पास और बीकर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बीकर में बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये नाम को ध्यान से समझो, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्टिव चीजों को परमिशन देता है वो अपने अंदर से पास होने के लिए। तो किसको परमिशन देता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ वाटर को अपने अंदर से आर पार जाने देता है। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ हाई सॉल्वेंट का मतलब हुआ कि एक तरफ ज्यादा पानी है और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हम नमक मान सकते हैं। यहाँ पे नमक की क्वांटिटी कम है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। और दूसरी तरफ आपका नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी सॉल्यूट हाई है और सॉल्वेंट कम है। तो पानी जहां ज्यादा सॉल्वेंट है, जहां ज्यादा पानी है, वहां से कहां किसकी तरफ जाएगा, जहां पर पानी कम है। या उल्टा बोलेंगे अगर हम, तो क्या कैसे समझेंगे कि जहां सॉल्यूट कम है वहां से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ जाएगा, जिससे दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो जाए, दोनों तरफ सॉल्यूशन एक जैसा हो जाए। सिंपल। तो इसे आप उतार लें। अब इसको हम लोग एक बार डायग्राम की मदद से समझते हैं।
तो मान लो ये आपका कंटेनर है एक, ये कंटेनर है, कंटेनर में बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, बीच में हमने लगाया हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी लिखा होगा और शॉर्ट में इसे एसपीएम भी कहते हैं। तो एक तरफ क्या है, सॉल्ट के जो पार्टिकल है, सॉल्ट के जो पार्टिकल है इस तरफ सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो कम है, इस तरफ सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा है, यानी इस तरफ लो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा नमक है। जैसे मान लो बच्चों कि हम इंक पानी में घोल रहे हैं, तो इंक सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोल रहे हैं, तो जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। इस तरफ क्या ज्यादा है, इस तरफ सॉल्यूट ज्यादा है, हाई हाई सॉल्यूट, यानी नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा है। और बीच में एक तरीके की मेम्ब्रेन लगी, मेम्ब्रेन को हम झिल्ली बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन को हम एक तरीके की वॉल बोल सकते हैं, एक तरीके का पेपर बोल सकते हैं, जिसके आर पार सिर्फ और सिर्फ क्या जा सकता है, जिसके आर पार सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है। जिसके आर पार सिर्फ और सिर्फ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यानी हाई सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हम वाटर को कह रहे हैं, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्यूट जिसको हम घोल रहे हैं, सॉल्वेंट जिसमें घोल रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी में सॉल्यूट, दोनों को मिक्स करके बनता है सॉल्यूशन। यहां पे पानी के पार्टिकल कम है, तो यहां क्या लिखेंगे हम लो सॉल्वेंट, और इस तरफ क्या लिखेंगे, हाई सॉल्वेंट। और सॉल्यूट की बात करें तो, सॉल्यूट की बात करें तो इधर क्या है, लो सॉल्यूट। तो क्या नमक के पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कौन जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ वाटर ही इधर उधर जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, दोनों तरफ फ्लो होगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो इस तरफ ज्यादा होगा, इस तरफ कम होगा। नेट फ्लो इस तरफ ज्यादा होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों जगह का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस था ओस्मोसिस का, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट मूव कर रहा है, कहां से कहां, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट के टर्म्स में बताना है तो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट, नमक के टर्म्स में बताओगे तो जिस तरफ नमक ज्यादा है पानी उस तरफ फ्लो करेगा, उसकी कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए सॉल्वेंट उस तरफ जाएगा। पहली बात, चलिए रब कर रहा हूं, आप रोक करके इसे उतार सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट मूव कर रहा है, तो आप बोल सकते हो ओस्मोसिस, ओस्मोसिस कैन also be called as diffusion of सॉल्वेंट। आप इसे डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हो। तो बच्चों थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए, तो बच्चों जरा ध्यान से समझना आप, ऐसा सभी ने देखा होगा कि अगर हम क्या करें, पानी के अंदर रात को नॉर्मल पानी जो आपके टैप वाटर होता है, पानी के अंदर अगर हम रेसिन यानी किशमिश को डाल करके रात को छोड़ दें, तो सुबह आप क्या देखोगे कि जो किशमिश है वो साइज में बड़ी हो गई और उसमें क्या हो गया, पानी जो है उसमें एंटर कर गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को, जो टैप वाटर नॉर्मल वाटर, उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जरा डायग्राम से अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन का टाइप होता है वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, ये हमने एक गिलास ले लिया, इसमें हमें क्या करना है,
रेसिन लेना है, तो हमने ये हमने रेसिन ले लिया। ठीक है, रेसिन हो सकता है यहाँ पर, और भी कुछ हो सकता है, ऑर्बीज, ऑर्बीज वो जो बॉल आती है वो हो सकता है, या फिर हम क्या ले सकते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, नॉर्मल वाटर लेना है। तो नॉर्मल वाटर का मतलब आपका जो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, यानी पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और सॉल्यूट जो है वो कम होगा। बाहर, बाहर की तरफ, आप ये अच्छे से डायग्राम को समझ लेंगे, अंदर की तरफ पानी कम और नमक ज्यादा, या सॉल्यूट ज्यादा, अंदर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा और बाहर की तरफ सॉल्यूट कम। अब अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बाहर क्या है, हाई, हाई सॉल्वेंट, हाई सॉल्वेंट, और इसमें अगर बात करें तो यहां क्या है, लो सॉल्वेंट। वहीं पे अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो बाहर सॉल्यूट कम है यानी लो सॉल्यूट, और अंदर, अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, हाई, हाई सॉल्यूट। तो अभी आपने क्या पढ़ा, ओस्मोसिस में क्या होता है, ओस्मोसिस में क्या होता है, हाई सॉल्वेंट से, हाई सॉल्वेंट से वाटर जो है लो सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करता है, या फिर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ फ्लो करता है। तो आप बताओ बच्चों, वाटर जो है इसके अंदर फिल हो जाएगा, और ये जो साइज है इसका, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी जो ये बाहर की कवरिंग है इसी को हम SPM मान सकते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मान सकते हैं, और इस मेम्ब्रेन को पार करके जो उसकी कवरिंग है, जो किशमिश की कवरिंग है, उस कवरिंग को पार करके चले जाएगा। और भी एग्जांपल होते हैं, कुछ भी आप पानी में डाल करके रखते हैं, चने को आप पानी में डाल के रखते हैं वो भी फूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाटर विल फ्लो, वाटर विल फ्लो into the cell, and the cell will, the cell will, the cell will swell up, swell up। तो बच्चों बाहर का कंसंट्रेशन कैसा है, बाहर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर का कंसंट्रेशन कम है। कम क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट के टर्म्स में बोल रहे हैं हम, बाहर नमक कम है अंदर नमक ज्यादा है। तो मैंने आपको बोला वाटर किधर फ्लो करेगा, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, जहां नमक ज्यादा है उस तरफ फ्लो करेगा, और वहां के कंसंट्रेशन को इक्वल बना देगा, बाहर के जैसा बना देगा। जब पानी किसी चीज के अंदर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब पानी इसके अंदर जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एंडो ओस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। एंडो को मतलब इनसाइड, इन अंदर जा रहा है, जब भी पानी का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा सेल के अंदर तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंडोओस्मोसिस। डायग्राम को अच्छे से समझ लो, फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं। चले, चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे डायग्राम के बाद, व्हेन व्हेन द कंसंट्रेशन, when the concentration of the solution, of the solution outside, outside the cell is lesser than inside of the cell। तो कह रहे बाहर का कंसंट्रेशन कम, अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, बाहर नमक कम अंदर नमक कम, पानी अंदर फ्लो करेगा। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस the cell will, the cell will gain water by the process of, by the process of osmosis, by the process of osmosis। this type of, this type of solution is known as, is known as hypotonic solution, hypotonic solution। second point, second point, water will, water is free to move, free to move in both the direction, both the
डायरेक्शन across the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों ही बोल सकते हो। कह रहे हैं वाटर फ्री है, अंदर और बाहर दोनों जा सकता है, बट द अमाउंट ऑफ वाटर एंटर द सेल इज मोर देन इट लीव। तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ वाटर फ्लो करेगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ जाएगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ज्यादा पानी एंटर करेगा और कम पानी क्या होगा, बाहर आएगा। तो ये इस तरीके से बना के लिख सकते हैं, ज्यादा पानी अंदर जाएगा और कम पानी बाहर आएगा। तो इससे क्या होगा, द सेल विल स्वेल अप। सेल हो सकता है, रेसिन हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट into the cell is called एंडोओस्मोसिस। ऐसे तरीके के मूवमेंट को हम एंडोओस्मोसिस कहते हैं, जब सेल के अंदर ज्यादा पानी जाता है और वो फूल जाता है, तो ऐसे ओस्मोसिस को हम एंडोओस्मोसिस, एंडो से याद रखेंगे इनसाइड, ठीक है, अंदर। क्लियर, रोक कर आप इसे छाप सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप का जो आपका सॉल्यूशन होता है, वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अच्छे से समझो। मान लो कि ये हमारा गिलास है, ठीक है, इस ग्लास में हमने क्या किया हुआ है, इस ग्लास में भी हमने रेसिन रखा और किशमिश के दाने, किशमिश रख दिए इसमें हमने। अब समझना यह है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल यानी नमक के, तो बच्चों समझने वाली बात यह है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होते हैं और अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल कम होते हैं। अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होंगे, अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होंगे यानी वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी वाटर की, और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। अंदर के मुकाबले में बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो बाहर लिखते हैं लो सॉल्वेंट, और अंदर हाई सॉल्वेंट। सॉल्यूट की बात करें तो अंदर बाहर की तरफ हाई सॉल्यूट और अंदर लो सॉल्यूट। तो बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट, मतलब अंदर से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, तो बताओ क्या होगा, तो ये जो आपका रेसिन है वो इस तरीके से सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो वाटर विल फ्लो आउट out of the cell, और cell will shrink, ठीक है। और जब पानी बाहर आता है तो ऐसे ओस्मोसिस को हम कहते हैं एक्सो ओस्मोसिस। एक्सो मतलब एग्जिट से याद रखोगे, एग्जिट मतलब बाहर निकल जाएगा सारा पानी, और जो सेल है आपका श्रिंक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब आप क्या करोगे, ग्रेप्स है ना, यहाँ पे ग्रेप्स लेंगे हम, क्या लेंगे, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स को जब आप नमक वाले पानी में डालेंगे, रखेंगे, तो आपने क्या देखा कि जो ग्रेप्स थे वो श्रिंक हो गए साइज में, क्योंकि सारा पानी जो था उसका बाहर आ गया, पानी का मूवमेंट होता है। क्लियर। ऐसा बच्चों जब हम खीरे के ऊपर सैलेड के ऊपर नमक डालते हैं, तो आप देखते हो ना क्या होता है, सैलेड के ऊपर नमक डालते हैं तो उसका जो सारा पानी है वो बाहर आ जाता है, और अगर वो पानी सूख जाए तो जो सैलेड है वो सूख जाता है, श्रिंक हो जाता है। सिंपल।
ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्ट वाला कंसंट्रेशन वाला पानी होगा, नमक वाला पानी होगा जिसमें नमक ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। चलिए चलिए तो पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, when the concentration when the concentration of the when the concentration of the solution outside outside the cell is more than inside of the cell। तो यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, बाहर नमक ज्यादा है अंदर नमक कम है, यही बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू दिस the cell will lose water by the process of osmosis this type of this type of solution is known as hypertonic solution। Second point, water is free to move in both the direction, but more water will leave, ज्यादा पानी बाहर जाएगा, then it enters। See, the cell will shrink in size, श्रिंक हो जाएगा। और ऐसे ओस्मोसिस को हम लोग एक्सो ओस्मोसिस कहते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज नोन एज एक्सो ओस्मोसिस। सिंपल, रोक करके लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन है आइसो। अभी पढ़ा हमने हाइपो, हाइपर, अब पढ़ रहे हैं आइसो। आइसो में क्या होता है, कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर होती है कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर होती है। तीसरे टाइप का सॉल्यूशन है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोनों जगह हमारी जो कंसंट्रेशन होगी अंदर और बाहर दोनों जगह सेम होगी। वाटर की कंसंट्रेशन भी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी दोनों यहाँ पे बराबर होगी। क्या लिखेंगे, सेम कंसंट्रेशन। तो पानी जितना एंटर करेगा अंदर उतना ही पानी बाहर जाएगा। ठीक है, water will flow in both the direction but the amount of water comes in into the cell is equal to the water going out। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, when the concentration of the solution outside the cell is equal to inside of it, the cell will remains in the same
size, this type of solution, this type of solution is known as isotonic सॉल्यूशन। ऐसे तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही पानी अंदर आ रहा है। तो लिखेंगे वाटर इज फ्री टू मूव इन बोथ द डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ water enters the cell is equals to the amount of water leaving the cell. So there will be no overall movement of water. तो कोई नेट मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, नो नेट मूवमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, नो नेट मूवमेंट, कोई नेट मूवमेंट नहीं है। तीसरा, द सेल विल रिमेन इन द सेम साइज, जो साइज है वैसा का वैसा ही रहेगा। सिंपल, रोक करके छाप लो आप। चलिए, तो ये 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। 4th पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए, क्लियर। तो आपका जो 4th पॉइंट है वो है एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल्स देख लो बच्चों। पहला जो एग्जाम्पल है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स। बच्चों, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो पानी कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं ऑस्मोसिस की मदद से, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, सिंपल, वो क्या है? जब हम इसमें स्वेलिंग अप ऑफ रेसिन when kept in a cup of water, जब पानी में हम लोग रेसिन रखते हैं तो वो फूल जाते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल आपसे। और श्रिंकेज ऑफ रेड ब्लड सेल RBC, रेड ब्लड सेल when placed in a hypertonic सॉल्यूशन, जब हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। सिंपल। 5वां जो पॉइंट है बच्चों वो है इंपॉर्टेंस। क्या है इसका? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। 2 बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस के बारे में। इंपॉर्टेंस है 2 इसकी बहुत ज्यादा। पहला, इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस एंड turgidity of plant cell in plant cell। बच्चों, प्लांट का जो सेल होता है तो प्लांट के सेल के ऊपर एक सेल वॉल होती है जिसकी शेप फिक्स होती है, ठीक है, और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। जब पानी अंदर जाता है तो पानी अंदर से फोर्स लगाता है। इस तरीके से समझो कि ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो जब वाटर एंटर करता है तो वाटर इस प्लांट सेल पे अंदर से फोर्स लगाता है और जो वॉल है वो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। इसको बोलते हैं टर्जिडिटी, ठीक है, और इसका जो शेप है वो मेंटेन्ड रहता है।
तो टर्जिडिटी इसी की वजह से, ओस्मोसिस की वजह से उसका जो शेप या आकार है वो मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं टर्जिड, और अगर सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ गई तो उसे कहेंगे फ्लैसिड। ठीक है ना, क्लियर। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है ओस्मोसिस का वो है इट फैसिलिटेट facilitates the movement of water, nutrients, and it facilitates the movement of water, nutrients, and waste material waste material waste material across the cell membrane in एनिमल सेल। तो बच्चों ये जो एनिमल सेल है, हमारे जो सेल है, इसके अंदर बाहर वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर आता है वो भी किसकी मदद से आता है, ओस्मोसिस की मदद से ही हो पाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था, आप इसे रोक कर लिख लीजिए। चलें आगे, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं बच्चों इसके। जो सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वो है कि ओस्मोसिस को स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई osmosis can be considered as a special kind of diffusion। हम इसे स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन क्यों कहते हैं। तो बच्चों है तो ये भी डिफ्यूजन की तरह, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो पानी है वो फैल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, दूसरा बीच में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ओस्मोसिस इज a or osmosis can be considered as a special kind of diffusion because in both the cases both the cases particles moves from high concentration to low concentration but the only difference is that in osmosis solvent moves from high solvent concentration to low solvent concentration through a semi permeable membrane। तो ओस्मोसिस को भी हम डिफ्यूजन कह सकते हैं, स्पेशल तरीके का डिफ्यूजन, बस इसमें बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाती है और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो ये भी एक ओस्मोसिस का ही एग्जाम्पल, डिफ्यूजन जो ओस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों, रोक के लिख लो। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले पे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।
ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर बताना है हमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए, ठीक है। तो क्या डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में ही जो पार्टिकल है हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट जाता है, सही है। लेकिन ओस्मोसिस में बीच में एक मेम्ब्रेन होती है और डिफ्यूजन में कोई बीच में एक मेम्ब्रेन नहीं होती। डिफ्यूजन में दोनों पार्टिकल सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों आपस में इंटरमिक्स होकर के कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करते हैं, लेकिन ओस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है, सिंपल। डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में भी देखने को मिलता है, लिक्विड में भी देखने को मिलता है और सॉलिड्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ओस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के अंदर ही होता है, ये इसका डिफरेंस है। इस तरीके से टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिखते हैं डिफ्यूजन और एक तरफ लिखते हैं ओस्मोसिस। पहला, solute and solvent both moves to equalize the concentration, और इसमें only solvent moves। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में कोई भी बीच में मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व। कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें मूवमेंट इज अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस है इट अकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। वहीं पर ओस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली अकर्स इन लिक्विड्स, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का, सिंपल लिख लो रोक करके। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन में हम सिमिलैरिटी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू सिमिलैरिटीज between diffusion and osmosis, सिंपल। चलिए तो पहला मैं आपको इसका सिमिलैरिटी बताता हूं। देखो दोनों ही क्यों होते हैं, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन होते क्यों है, दोनों ही होते हैं जिससे कि कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, दोनों होते हैं जिससे कि कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में ही किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे। मैंने आपको बताया था एक टर्म होता है एक्टिव, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें पार्टिसिपेशन हो, एनर्जी की जरूरत हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी की जरूरत ना हो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या लिखेंगे, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा both occurs to equalize the concentration of the solution। डिफ्यूजन में हमने क्या करा था, डिफ्यूजन में हमने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें इंक की कुछ बूंदें डाल दी, तो इंक की बूंदें धीरे धीरे पूरे ग्लास में फैल गई और सब जगह बराबर कंसंट्रेशन हो गया। डिफ्यूजन में हमने क्या करा, एक तरफ वाटर ज्यादा और एक तरफ वाटर कम और नमक ज्यादा, तो वाटर इधर जाएगा फ्लो करेगा जिससे हर जगह कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो जाए। तो यही काम मैंने, बोथ अकर टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों ही होते हैं जिससे कि कंसंट्रेशन को इक्वलाइज कर सके।
चलिए रोक कर लिख लीजिए। फोर्थ इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं, और साथ साथ में आप लोग भी कमेंट में आंसर बताएंगे। चलिए फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका, क्लासिफाई क्लासिफाई द फॉलोइंग क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। बताना है ओस्मोसिस है या फिर डिफ्यूजन है। पहला पहला श्रिंकेज श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स व्हेन kept in a thick sugar syrup। तो बच्चों गाढ़े गाढ़े शुगर सिरप के अंदर हमने क्या करा, ग्रेप्स को डाल के रख दिया, अब वो सिकुड़ गया। तो बताओ ग्रेप्स है, ये ग्रेप्स है, पानी बाहर आया होगा, इस मेम्ब्रेन के आर पार गया होगा, तभी तो हम वो श्रिंक हुआ है। तो जब मेम्ब्रेन होती है बीच में और वाटर फ्लो करता है तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहते हैं। तो ये ओस्मोसिस का एग्जांपल हो गया। सेकंड चले, सेकंड प्रेजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट। सॉल्ट में नमक लगा करके हम अचार को नमक लगा करके रखते हैं, तो उसका जो पानी है सारा मॉइस्चर जो है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और वो सूख जाता है। तो फिर वो भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ओस्मोसिस का। वो भी एग्जाम्पल किसका हुआ, ओस्मोसिस का। कौन कौन बता पा रहा है। तीसरा जो है वो है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। ठीक है, किसी ने स्नीज किया, किसी ने छींक मारी और वायरस जो है हवा में फैल गया। तो आप मुझे बताओ कि वायरस हवा में फैल गया तो क्या बीच में कोई मेम्ब्रेन थी जिसके आर पार होकर के वो गया, नहीं, तो कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ डिफ्यूजन का। ये एग्जाम्पल हुआ डिफ्यूजन का। चलें आगे। फोर्थ फोर्थ क्या है, श्रिंकेज ऑफ RBC when kept in a hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डाल के रख दिया, रेड ब्लड सेल को, तो वो सिकुड़ गया। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, ओस्मोसिस का। भाई यहाँ पे आरबी से पानी बाहर आएगा ना, तो सिकुड़ गया, बीच में उसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन से होकर जब भी कुछ होगा तो उसमें हम बोलेंगे कि वो एग्जाम्पल किसका है, ओस्मोसिस का। नेक्स्ट है swelling up of resin when kept in a cup of water। एक वाटर में हमने रेसिन को डाल के रखा और वो बड़े बड़े हो गए, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है ओस्मोसिस का। लिखते रहो साथ साथ में, ठीक है, रोक कर लिख लो। चलें आगे। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म डाइंग when coming in contact of common salt। कह रहे अर्थवॉर्म के ऊपर, अर्थवॉर्म के ऊपर आपने नमक डाल दिया, तो इसका जो सारा वाटर है वो बाहर आ जाएगा और ये सूख करके मर जाएगा। तो इसका इसका ये किस चीज का एग्जांपल हुआ, ओस्मोसिस का। क्यों, क्योंकि इसकी स्किन के थ्रू होकर के वाटर को बाहर आना पड़ेगा। अब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, अंदर का कंसंट्रेशन कम, पानी सारा बाहर चले जाएगा। ठीक है, नमक के कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बाहर नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो पानी बाहर चले जाएगा और ये जो अर्थवॉर्म है वो मर जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये भी किसका एग्जाम्पल हो, ओस्मोसिस का। अगला है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बेक्ड थ्रू आउट द हाउस।
केक बन रहा है और उसकी जो खुशबू है वो सारे कमरे में फैल रखी है, सारे घर में फैल रखी है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से बताओ, सोचकर बताओ जल्दी से। कि स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बेक थ्रू आउट द हाउस, तो जो खाना वो जो केक बन रहा है उसकी खुशबू, तो इसमें कोई भी बीच में मेम्ब्रेन नहीं है, सिंपल, और हवा में हो रहा है ये, है ना, तो ये क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ये क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल, एक और लास्ट एग्जाम्पल, aquatic organisms uses dissolve oxygen through respiration। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं कौन? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो लिक्विड की तो बात नहीं हो रही, ऑक्सीजन गैस है और गैस का डिफ्यूजन लिक्विड में हो रहा है, तो गैसेस का डिफ्यूजन, तो गैसेस जब मिक्स होंगे तो उसे डिफ्यूजन कहेंगे, तो ये भी एग्जांपल किसका है? डिफ्यूजन का है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर वाटर और गैस का डिफ्यूजन है। तो हमने बात करी थी ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? वाटर में। सिंपल बच्चों, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।